भाग 5। प्रख्यात ने गहरी सांस ली और फूलों के बागानों को देखते हुए थोड़ा आगे बढ़ने लगा। तभी उसके जूते के नीचे कुछ आया। उसने नजर झुकाकर देखा तो वहां पर खूबसूरत सी चांदी की पायल थी, जिसे देखकर प्रख्यात के चेहरे पर बेहद आकर्षक मुस्कान आ गई। उसने उस पायल को अपने हाथ में लिया और उसे देखते हुए शिद्दत से बोला, अपनी निशानी हमारे पास छोड़कर गई हो। क्या जताना चाहती हो कि इसका पीछा करते हुए हम आपके पास आएंगे? तो हाँ, अब इसकी मालकिन को तो ढूंढना ही होगा। इतना कहकर प्रख्यात ने पायल को अपनी जेब में रख दिया और उस मोहिनी के ख्यालों से बाहर निकलकर अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने लगा। लेकिन रह रहकर वो उस मोहिनी को स्मरण करके मोहित हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ श्रीनिका जल्दी से अपने घर पहुंच गई। वो थोड़ी घबराई हुई थी, क्योंकि उसे अनजान मर्दों से बात करना और उनकी करीबी पसंद नहीं आती है। और आज एक आदमी उसके पास आ रहा था। हालांकि उससे उसे अपनेपन का एहसास हो रहा था। श्री ने अपने ख्यालों को झटका दिया और हॉल में सोफे पर पसर कर लेटी हुई अपनी चाची जी को फूलों की बास्केट थमाते हुए अपनी मीठी आवाज में बोली, ये लीजिए चाची जी, ताजा और महक से युक्त फूल है। इन्हें आप भोलेनाथ के कदमों में अर्पित कर दीजिए। आज न जाने श्री को क्या हुआ कि वो पहली बार खुशी महसूस कर रही थी, इसलिए मुस्कुरा रही थी। लेकिन उसकी चाची ने उसके हाथ से बास्केट छीन ली और बेरुखी से बोली, जल्दी से अच्छे से कपड़े पहन ले, जिसमें तेरा ये खूबसूरत और हद से ज्यादा गोरा बदन किसी को ना दिखे, और कोई कांड ना हो। और जल्दी से तैयार होकर आजा, तुझे होटल जाना है। श्रीनिका की खुशी एक पल में गायब हो गई और वही भावहीन उदास चेहरा लेकर वो ऊपर अपने कमरे में चली गई। बिना किसी उम्मीद के वो अपने कपड़े बदलने लगी। उसने इस तरह के सलवार सूट पहने जिसमें सिर्फ उसका चेहरा दिख रहा था। सिर पर तो उसने पहाड़ी वेशभूषा के अनुसार दुपट्टा बांध लिया। आंखों से बाहर आते हुए आंसुओं को उसने रोक दिया और अपनी एक बुक बैग में रखकर वहां से जाने लगी। वहीं चाची जी और सौम्या उसका इंतजार कर रही थी। सोनल धीमी आवाज में बोली, तूने सारी प्लानिंग कर तो ली है ना? हमें आज इस लड़की से छुटकारा चाहिए ही, और तेरे पापा को भी बेवकूफ बनाना होगा। सौम्या, आज चिंता मत करो मम्मी, सब कुछ सेट हो गया है। अब बस इस श्रीनिका के होटल जाने की देरी है और फिर होगा धमाका। दोनों माँ बेटी ने कुछ बहुत बड़ा सोचा था, जिसका अंजाम बहुत अलग और तूफानी होने वाला था। कुछ ही देर में श्री तैयार होकर आ गई और सौम्या के साथ ऑटो में बैठकर उस होटल के लिए निकल गई। उस बड़ी सी होटल पहुंचकर श्री को अजीब सा एहसास होने लगा। वो अपनी बेचैन नजरों से इधर उधर देखने लगी कि तभी सौम्या बोली, पढ़ी लिखी तो हो ही, तो जाओ अंदर और रिसेप्शनिस्ट से बात करके अपने काम पर लग जाओ। श्रीनिका, सौम्या दीदी, मुझे यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज मुझे यहाँ पर काम नहीं करना है। सौम्या, श्रीनिका, ज्यादा नखरे मत करो, क्या पता यही से तुम्हारी किस्मत बदल जाए। काम करो, जाओ, मैं अभी घर जा रही हूँ, शाम को मिलते हैं। इतना कहकर सौम्या अपनी कुटिल मुस्कान लिए वहां से चली गई। उसके जाते ही श्रीनिका ने गहरी सांस ली और उस बिल्डिंग को अपनी मासूम नजरों से देखने लगी। तभी उसे गाड़ियों का हॉर्न सुनाई दिया। उसने तुरंत मुड़कर देखा तो एक साथ कई लग्जरी गाड़ियां बिल्डिंग की तरफ ही बढ़ रही थी। उन्हें देखकर श्रीनिका तुरंत बिल्डिंग के अंदर चली गई और सारी गाड़ियां लाइन से आकर लॉन में रुक गई। गार्ड्स बाहर निकलकर एक तरफ खड़े हो गए। पहली गाड़ी से विहान बाहर निकल आया और उसने बैक सीट का दरवाजा खोला तो द ग्रेट प्रख्यात राणावत अपनी शान और रौब से गाड़ी से बाहर निकल आए। प्रख्यात ने ब्लैक 3 पीस सूट पहना हुआ था, काले चश्मे लगाए हुए थे और चेहरे की चमक का तो क्या ही कहना। बड़े दिलकश लग रहे हैं राणावत जी। राणावत जी के वेलकम के लिए पूरा होटल स्टाफ और क्लाइंट भी बाहर आए और उनका वार्म वेलकम किया गया। मीडिया वाले पहुंच गए थे इतने बड़े बिजनेसमैन की तस्वीरें और इंटरव्यू लेने। वहीं होटल के हॉल में श्रीनिका रिसेप्शन के पास आई और बोली, सुनिए। उसके इतना कहने पर भी रिसेप्शनिस्ट ने जवाब नहीं दिया और उसे इग्नोर करने लगी। ये देखकर श्रीनिका ने गहरी सांस ली और बोली, एक्सक्यूज मी, एम आई टॉकिंग टू यू? कैन यू जस्ट लिसन टू मी और नॉट? श्रीनिका की जोरदार इंग्लिश और ऊपर से उसकी मनमोहक और आकर्षक आवाज सुनकर रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत उसकी तरफ देखा तो वो देखती ही रह गई। कितनी खूबसूरत और हसीन लड़की उसके सामने खड़ी थी, वो भी देसी इंडियन पहाड़ी वेशभूषा में। रिसेप्शनिस्ट आदर से बोली, जी कहिए। श्रीनिका, कितने दुख की बात है कि मैंने हिंदी में बात की तो आपने मुझे इग्नोर किया, लेकिन जैसे ही मैंने इंग्लिश में बात की तो आपने मुझे भी इज्जत देना शुरू की। प्लीज भूलिए मत, हिंदी हमारी अपनी भाषा है और इंग्लिश बोलने से किसी का स्टैंडर्ड हाई नहीं हो जाता।
जो इंसान अपने धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के साथ साथ मॉडर्न बनता है, वो असल मायने में आगे बढ़ता है। श्रीनिका की बात सुनकर उस लड़की के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने गहरी सांस ली और बोली, आप बिल्कुल सही कह रही है, और हाँ, मैं आपका समर्थन भी करती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ, नौकरी कर रही हूँ, इसलिए जैसा ऊपर से ऑर्डर आता है वैसा करना पड़ता है, वरना आई लव हिंदी ओनली। ये सुनकर श्रीनिका के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई और वो बोली, जी मुझे यहाँ काम करना है, मेरा नाम श्रीनिका शुक्ला है। रिसेप्शनिस्ट, हाँ, आपके नाम की सिफारिश हुई थी, 1 मिनट। ओके, आप वेट्रेस का काम कर सकती है, मेरे साथ आइए, मैं आपको सब समझाती हूँ। श्रीनिका ने हाँ कहा और उस लड़की के साथ वहाँ से चली गई। वहीं उनके जाते ही राणावत जी अपने काफिले के साथ होटल के अंदर आ गए। सब लोग उनके स्वागत में लगे हुए थे, लेकिन उनका दिल बेचैन हो रहा था। फिर से वही एहसास हो रहा था कि कोई उसका अपना यहीं पर मौजूद है और उसका इंतजार कर रहा है। प्रख्यात ने बड़ी मुश्किल से अपनी भावनाओं को कंट्रोल किया, लेकिन उसकी जुनूनी निगाहें इधर उधर घूम रही थी और उस अनजान की तलाश कर रही थी जो उसे बेचैन किए हुए है। होटल का मालिक भी वहां आ गया और आदर से बोला, वेलकम मिस्टर राणावत। उसने राणावत जी से हाथ मिला लिया और वे सब एक बड़े से आलीशान हॉल में चले गए, जहां पर उनके लिए खास और आलीशान लंच ऑर्गेनाइज किया गया था। काफी बड़े बड़े बिजनेसमैन वहां मौजूद थे और राणावत जी से मुलाकात कर रहे थे। प्रख्यात सबसे प्रोफेशनली बातचीत कर रहा था और सब लोग उसके साथ काम करने के लिए तड़प रहे हैं। जाहिर सी बात है, वो इंडिया का इतना बड़ा बिजनेसमैन है, इतना सफल है और पैसों का तो पूछो ही मत, इतना ज्यादा है उनके पास। प्रख्यात भले ही सबसे प्रोफेशनली बात कर रहा था, बिजनेस के बारे में डिस्कस कर रहा था, लेकिन उसका दिल बेचैन हुए जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई है उसके आसपास जो उसके सामने नहीं आ रहा है, लेकिन उसके दिल की धड़कनों को बार बार बढ़ा रहा है। प्रख्यात का दिमाग खराब हो रहा था, क्योंकि आज से पहले कभी उसके साथ ऐसा नहीं हुआ। वो बिजनेस के टाइम एकदम कठोर रहता है, लेकिन आज वो बार बार बेचैन हो रहा था। अब उसे गुस्सा आने लगा था, लेकिन वो अपने काम के मामले में कोई रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए अपनी भावनाओं को अपने दिल में बार बार दबा रहा था। वहीं श्रीनिका अपने काम पर लग गई थी, लेकिन उसने अपने कपड़े चेंज नहीं किए, उन्हीं कपड़ों में अपना काम शुरू कर दिया। फिलहाल तो वो होटल के किचन में खाना बना रही थी और ये काम इसे बहुत अच्छा भी लग रहा था, लेकिन दिल आज उसका भी बेचैन था। होटल के बाहर सौम्या ने एक लड़के को ऊपर से नीचे तक घूरा और बोली, तो तुम्हें श्रीनिका से शादी करनी है तो जैसा मैंने समझाया है बिल्कुल वैसा ही करना, फिर देखो वो लड़की हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाएगी। लड़का, लेकिन वो उस रूम तक आएगी कैसे जिसमें मैं रहूंगा? सौम्या, रोमांच, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तुम बस जल्दी से अपने होटल रूम में चले जाओ। रोमांच के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वो जल्दी से उस होटल के अंदर चला गया। उसने अपने लिए एक रूम बुक कर रखा था। सौम्या ने होटल के एक स्टाफ को कुछ पैसे देकर अपने साथ मिला लिया और उसे अपना प्लान बताया कि उसे श्री को नशे की दवाई देनी है और एक रूम की तरफ भेजना है सर्विस के लिए। उस रूम के अंदर रोमांच मौजूद होगा और फिर जो आगे होगा वो बहुत भयानक होगा, जिससे कि श्री हमेशा के लिए अपने चाचा चाची की जिंदगी से निकल जाएगी और रोमांच को मिल जाएगी। ऐसी प्लानिंग सौम्या और उसकी माँ ने की थी, जो काम भी कर रही थी। स्टाफ की एक मेंबर, जो कि खुद एक महिला थी, सौम्या के साथ मिल चुकी थी अपने जमीर को मारकर। शाम के 6 बज रहे थे और अब श्रीनिका के घर लौटने का वक्त हो रहा था। उसने जल्दी से अपना काम निपटाना शुरू किया। तभी एक औरत उसके पास आई और बड़े प्यार से बोली, ले बेटी, जूस पी ले, कब से काम कर रही है। श्रीनिका को प्यास तो लगी ही थी, इसलिए उसने वो जूस पी लिया। उस औरत के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वो नाटक करते हुए बोली, अब बेटी, मेरी कमर में बड़ा दर्द हो रहा है और अभी मुझे रूम सर्विसिंग के लिए जाना है, लेकिन ठीक से चल नहीं पा रही हूँ। श्रीनिका, कोई बात नहीं आंटी जी, मुझे दीजिए, आपकी जगह मैं रूम सर्विसिंग कर लेती हूँ। औरत के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई। उसका प्लान जो काम कर रहा था। भोली श्री हाथ में ट्रे लिए रूम नंबर 410 की तरफ बढ़ने लगी। वो लिफ्ट से सीधा 4th फ्लोर पर पहुंच गई, जहाँ एकदम शांति छाई हुई थी। श्री को डर लग रहा था अकेले जाने में, लेकिन काम तो करना ही था। वो धीमे कदमों से आगे बढ़ ही रही थी कि धीरे धीरे उसे चक्कर आने लगे। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और अब उसके कदम भी लड़खड़ाने लगे। वहीं रूम नंबर 401 में मिस्टर जुनूनी प्रख्यात राणावत आलीशान सोफे पर शान से किसी राजा की तरह बैठे हुए थे और उनके सामने उनके गार्ड्स और मैनेजर विहान खड़े थे। प्रख्यात अपनी कलाई मोड़ते हुए अपनी भारी मर्दाना और दमदार आवाज में बोला, हमारा डिनर हो चुका है, अब आप सब लोग डिनर करके आराम कर लीजिए, कल सुबह जल्दी हमें दिल्ली के लिए निकलना है।
सभी ने सिर झुकाकर अपने सर को ग्रीट किया और विहान बोला, सर मैं आपके बगल वाले रूम में ही हूँ, ओके? और सारे गार्ड्स डिनर करके तुरंत वापस अपनी ड्यूटी पर लग जाओ। गार्ड्स ने हाँ कहा और तुरंत वहां से चले गए। उनके जाते ही विहान भी प्रख्यात के कमरे से बाहर निकल गया और उसके बगल वाले रूम में चला गया आराम करने के लिए। सबके जाते ही प्रख्यात अपनी जगह से खड़ा हो उसने बेहद आकर्षक तरीके से अपनी गर्दन को कभी दाई तरफ तो कभी बाई तरफ मोड़ा और अपनी जुनूनी निगाहों से रूम की खिड़की से बाहर देखने लगा। बाहर का मौसम ठंडा था जो शरीर में कई अरमान और तरंगे पैदा कर रहा था। इस मौसम की वजह से प्रख्यात के बदन में अजीब सी भावनाएं उठ रही थी जो उसे बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उतना ही ज्यादा बेचैन कर रही थी। जाने क्या नशा है इस शहर के मौसम में कि राणावत साहब भी बहक रहे थे। प्रख्यात ने ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी जिसकी स्लीव्स कोनी पर फोल्ड की हुई थी और ऊपर के 2-3 बटन खुले हुए थे जिससे उसका आकर्षक सीना दिख रहा था। अपनी पैंट की जेब में हाथ डालकर वो बड़ी स्टाइल और एटीट्यूड के साथ खड़ा था, लेकिन उसका दिल अब जोर शोर से धड़कने लगा। बेचैनी बढ़ने लगी जैसे कोई उसके करीब आ रहा है जो सिर्फ उसका है। अपनी इन अनजान भावनाओं को कंट्रोल करने के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मुट्ठी कसकर बंद कर ली खुद को शांत करने के लिए। वहीं बाहर लॉबी में श्री नशे में चूर होकर लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ रही थी। उसे रूम नंबर 410 तक पहुंचना था और वो जैसे ही रूम नंबर 401 के करीब आने लगी तभी अंदर मौजूद प्रख्यात का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी सांसें तेज होने लगी। बाहर से ठंडी हवाएं भी अब तेजी से अंदर आने लगी। पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी जैसे कोई उसके बेहद करीब है, लेकिन वो उसे देख नहीं पा रहा है। प्रख्यात की सांसें तेज होने लगी। उसकी जुनूनी निगाहों में तलब और बेताबी साफ दिखाई देने लगी जिसे वो खुद समझ नहीं पा रहा था। वहीं बाहर श्री की हालत अब खराब हो रही थी। वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी और अचानक ही उसका पैर मुड़ गया और वो धड़ाम से जमीन पर गिर गई जिससे उसके हाथ से ट्रे छूटकर जमीन पर गिर गई जिससे कांच टूटने की आवाज हुई जो रूम के अंदर मौजूद प्रख्यात के कानों में जोर से बजी, जिसे सुनकर उसने तुरंत अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में जुनून और शिद्दत साफ नजर आ रहा था। वो तुरंत अपने रूम के दरवाजे की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। उसने एक झटके में अपने रूम के दरवाजे को खोल दिया, लेकिन उसे सामने कोई नजर नहीं आया। लेकिन जब उसने अपनी नजरें झुका कर देखी तो उसके रूम के दरवाजे के ठीक पास एक लड़की जमीन पर गिरी हुई थी, उठने की कोशिश कर रही थी। उसके आसपास कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे। उस लड़की को देखते ही प्रख्यात का सीना ऊपर नीचे होने लगा। उसकी सांसें तेज होने लगी, हाथ पैर फूलने लगे। बहुत अजीब से एहसास होने लगे जैसे ये लड़की उसकी ही है, सिर्फ उसी की। प्रख्यात ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया और उसके करीब जाने के लिए बेताब होने लगा और बेताबी से अपनी आकर्षक आवाज में बोला, एक्सक्यूज मी, आर यू ओके? ये आवाज सुनते ही श्री का दिल धक धक करने लगा। उसने अपने दुपट्टे को कसकर पकड़ लिया और डर के मारे घबराने लगी। वो उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन नशे की वजह से शरीर में ताकत ही नहीं थी। वो फिर से गिर गई और ये देखकर प्रख्यात के सीने में अजीब सा दर्द हुआ। वो भी तुरंत उस लड़की के पीछे घुटनों के बल बैठ गया और बेचैनी और बेताबी से बोला, क्या हुआ है आपको? आप ठीक तो है ना? उसकी आवाज इतनी आकर्षक और दमदार थी कि श्रीनिका के तन बदन पर रोंगटे खड़े हो रहे थे। लेकिन जब उसकी नजर सामने टूटे हुए कांच पर गई तो वो डर गई और अपने सीने पर हाथ रखकर अपनी मीठी आवाज में डर लिए हुए बोली, हे भोलेनाथ, ये मुझसे क्या हो गया? इतना बड़ा नुकसान कर दिया मैंने। उफ, ये मीठी और मनमोहक आवाज सुनकर तो प्रख्यात वहीं ढेर हो गया। उसके सिर पर दीवानगी और जुनून छाने लगा। जनाब की जुनूनी निगाहें तड़पने लगी इस खूबसूरत आवाज वाली लड़की की शक्ल देखने के लिए, लेकिन ये जालिम तो उसके सामने तक नहीं देख रही थी। ऊपर से अब उसे चंदन की महक भी आने लगी थी जिससे वो बेचैन हुए जा रहा था। प्रख्यात अब अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाया और हद से ज्यादा बेचैनी और तड़प से बोला, आई वॉन्ट टू सी यू। ये सुनते ही श्रीनिका डर गई और हड़बड़ाते हुए अपनी जगह से उठने लगी तो एक कांच का टुकड़ा उसकी नाजुक सी हथेली में चुभ गया और वो दर्द से तड़प कर बोली, आह माँ। ये दर्द भरी आवाज सुनकर तो प्रख्यात तिलमिला उठा। उसकी हालत खराब हो गई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आने लगी जैसे कि ये दर्द उसे अपने शरीर में महसूस हुआ। अब उससे रहा नहीं गया। उसने तुरंत उस लड़की की बाजू को पकड़ा और उसे खड़ा कर दिया। उसने जैसे ही उस लड़की को छुआ तो उसके बदन में सिहरन पैदा हो गई। रोम रोम खड़े हो गए। खूबसूरत और हसीन एहसास होने लगे और एक अलग ही अनजानी सी खुशी उसे होने लगी। वहीं एक गैर मर्द की छुअन पाते ही श्री घबरा गई और प्रख्यात से अपनी बाजू छुड़ाकर वहां से जाने लगी।
तभी प्रख्यात ने उसका हाथ पकड़कर उसे जोर से अपनी तरफ खींचा और श्री अपना संतुलन खोकर सीधा राणावत जी के सीने से टकरा गई। चंदन की महक बढ़ने लगी। कुछ इस तरह श्री प्रख्यात की बाहों में समाई हुई थी, लेकिन उसका चेहरा झुका हुआ था। अपनी बाहों में पहली बार एक लड़की को पाकर प्रख्यात का तन बदन सिहर उठा, सीना ऊपर नीचे होने लगा और दिल जोर शोर से धड़कने लगा। राणावत जी की जुनूनी और काली गहरी निगाहों में नशा और दीवानगी छाने लगी। न जाने उसे क्या हुआ कि उसने श्री की कमर को कसकर पकड़ लिया और उसे रूम के अंदर लेकर रूम के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। वही रूम 410 में रोमांच तो श्रीनिका का इंतजार करता ही रह गया और दूसरी तरफ सौम्या ने अपने पापा को बताया कि श्रीनिका उनके परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला रही है और वो होटल रूम में किसी लड़के के साथ गलत काम कर रही है। ये सुनकर विनोद जी के गुस्से की सीमा नहीं रही और वो अपनी बेटी और पत्नी के साथ तुरंत उस होटल के लिए निकल गए। होटल रूम में श्रीनिका अब पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। उसे किसी तरह का कोई होश नहीं था और वो प्रख्यात के सीने से लगी हुई थी। प्रख्यात राणावत की तो सांसें अटकी हुई थी। पूरे बदन पर रोंगटे खड़े हो गए थे। सांसें तेज हो चुकी थी। पूरे बदन में आग लगने लगी थी और अपनी मर्दाना बाहों में एक नाजुक सी कन्या को पाकर वो बेचैन हो रहा था। एक अलग ही सुकून मिल रहा था जिसकी तलाश उसे हमेशा से थी। ये अजनबी आखिर में है कौन जो इतनी अपनी सी लगती है, जिसकी करीबी बेमिसाल है। कितना नाजुक सा बदन है, एकदम रुई की तरह। बदन की महक भी कितनी आकर्षक और हसीन है। प्रख्यात ने गहरी सांस ली। तभी उसे इस कन्या के बदन से चंदन की महक आने लगी और वो तुरंत पहचान गया कि ये वही फूलों के बागान वाली कन्या है। प्रख्यात की निगाहों में जुनून और शिद्दत छाने लगी और एक अजीब सा सुकून उसे मिलने लगा कि उसे वो लड़की मिल ही गई जो सुबह बागान में थी। प्रख्यात ने तुरंत उसे अपनी बाहों से अलग किया और उसके चेहरे को देखने के लिए उतावला होने लगा। श्रीनिका उसकी बाहों में झूल रही थी। उस नाजुक सी कन्या को प्रख्यात ने कसकर पकड़ लिया। एक हाथ से उसकी कमर पकड़ ली और दूसरे हाथ को उसके झुके हुए चेहरे की तरफ बढ़ा दिया और उसकी छोटी सी गोरी सी ठोड़ी को हौले से पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर उठाने लगा। राणावत जी जैसे मजबूत और सख्त इंसान के हाथ भी कांप रहे थे और निगाहें बेताब थी इस नाजुक कन्या के रूप के दीदार के लिए। रूम में ज्यादा रोशनी नहीं थी, बस हल्की सी रोशनी थी। प्रख्यात ने अपने धड़कते दिल के साथ हिम्मत करते हुए जैसे ही उस कन्या का चेहरा ऊपर उठाया और उसका बेमिसाल खूबसूरती का धनी चेहरा देखा तो प्रख्यात के होश उड़ गए। उसकी सांसें हद से ज्यादा बेकाबू होने लगी। पूरे शरीर में एक अलग ही तरंग और उमंग दौड़ पड़ी। वो अपनी पलकें झपकाना भी भूल गया और एकटक अपनी काली गहरी और जुनूनी निगाहों से उस लड़की के खूबसूरत से चेहरे को देखने लगा, दीवानों की तरह तलब से। आसपास का माहौल बेहद आकर्षक और हसीन बनने लगा। तेज और ठंडी हवाएं चलने लगी। धीरे धीरे राणावत जी की निगाहें तपिश से परिपूर्ण होने लगी। प्रख्यात और श्रीनिका की आज की सिचुएशन के लिए ये गाना उचित लगता है। कभी सुकून कभी लगे बला है, कभी दुआ कभी लगे हला है, नैनों से ये क्या हो चला है, बैरिया ओ बैरिया मुझे सताना बैरिया। आखिरकार राणावत जी ने अपनी श्री यानी कि अपनी मोहिनी का खूबसूरत चेहरा देख ही लिया। लेकिन आगे क्या होने वाला है? कई हंगामे और धमाके होने वाले हैं जिनमें राणावत जी का जुनून और दीवानापन देखकर आप सबके होश उड़ जाएंगे। जानने के लिए सुनिए अगला भाग सिर्फ